और जय हिंद बच्चों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं आवेश क्या होता है। हमें क्या समझना है, आवेश क्या होता है। ठीक, तो मैं जो चीज़ें बोलूँगा आपको ध्यान से उस चीज़ को सुनना है और समझने का प्रयास करना है। ठीक, आवेश क्या होता है, समझिए आवेश क्या होता है। देखिए, आवेश जो होता है वह बेसिकली एक वस्तु का गुण होता है। ठीक है, जिसके कारण वह वस्तु अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, क्या मतलब हुआ, मान लीजिए हमारे पास कोई एक वस्तु है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक वस्तु है और यह वस्तु अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, एक फील्ड बना रहा है, एक क्षेत्र बना रहा है। और क्षेत्र भी कैसा कि अगर इस क्षेत्र के अंदर हम कोई और छोटी सी वस्तु को लेकर के आए तो जो छोटी सी वस्तु है अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगी। इस छोटी सी वस्तु को लगेगा कि मुझे कोई धकेल रहा है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह वस्तु, छोटी जो वस्तु है, यह इस बड़ी वस्तु के विद्युत क्षेत्र में आ चुकी है। और ये जो चारों तरफ जो क्षेत्र बना है यह इसलिए बना है क्योंकि इस वस्तु के अंदर एक शक्ति है। क्या है, एक शक्ति, एक शक्ति है ना, एक शक्ति है, अदृश्य शक्ति है। और उसी अदृश्य शक्ति का नाम है आवेश, उसी अदृश्य शक्ति का नाम है आवेश। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु के अंदर आवेश है तो वह वस्तु अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई अन्य वस्तु अगर आए तो वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगी। आवेश के बारे में सिर्फ आप इतनी जानकारी रखिए, बेसिक जानकारी। समझने के लिए आप चुंबक को ले सकते हैं। चुंबक जो होता है वह अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है जिसमें कि आप एक अन्य चुंबक, छोटा सा या फिर अन्य लोहे की वस्तु को लेकर के जाएंगे तो वह छोटा सा चुंबक या फिर वह जो लोहे की जो वस्तु होती है वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस चुंबक के चारों तरफ उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो जिस प्रकार से चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, उसी प्रकार से एक वस्तु जिसके अंदर आवेश है उस वस्तु के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र। ठीक, आवेश का जो संकेत होता है वो स्मॉल क्यू होता है या कैपिटल क्यू होता है, ये ध्यान रखेंगे। आवेश का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है वह होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश जो होता है वह दो प्रकार का होता है, धनावेश, धनावेश और ऋणावेश। आवेश जो होता है वह दो प्रकार का होता है, धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। ठीक, अच्छा, जब भी धनावेश की बात आती है तो हम बात करते हैं प्रोटॉन की, और जब भी ऋणावेश की बात करती है तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि प्रोटॉन पर हमारा धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमारा ऋणावेश होता है। ये तो तय है कि प्रोटॉन पर भी आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है। अब ये समझते हैं कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसके ऊपर कितना आवेश होगा, और एक प्रोटॉन हो तो उसके ऊपर कितना आवेश होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है प्लस का ई, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है माइनस का ई, माइनस का ई। और एक प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है प्लस का ई। अब ये ई क्या है, तो ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, और इस ई को बोला जाता है मूल आवेश। मूल आवेश यानी कि फंडामेंटल चार्ज, मूलभूत आवेश। मूल आवेश का मतलब होता है इससे छोटा आवेश एग्जिस्ट नहीं करता है, इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता है। सबसे छोटा आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। क्लियर है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, तो माइनस ई यानी कि माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। और एक प्रोटॉन के ऊपर कितना आवेश होगा, तो प्लस का ई यानी कि प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश हो सकता है, सबसे सूक्ष्मतम आवेश, सबसे कम मात्रा का आवेश वो हो सकता है ये ई,
जिसे कि मूल आवेश कहते हैं, इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। अब अगर हम धनावेश की बात करें तो कोई भी वस्तु धनावेश हो सकता है अगर हम उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी कर दें। क्या कर दें? इलेक्ट्रॉन की कमी कर दें, यानी किसी भी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद वो धनावेशित हो जाता है, ठीक है। और कोई भी वस्तु ऋणावेशित तब बनता है जब हम उसे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन देने से ऋणावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से धनावेशित हो जाता है, बशर्ते कि इलेक्ट्रॉन देने या लेने से पहले वह वस्तु उदासीन हो। क्या हो? उदासीन हो। उदासीन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल, यानी कि उसके ऊपर कोई भी आवेश न हो। अगर किसी वस्तु पर कोई आवेश नहीं है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि उस वस्तु में जितना प्लस है उतना माइनस है, जितना प्लस है उतना माइनस है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें या फिर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन देना चाहें तो कितना निकाल सकते हैं या फिर कितना दे सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आप किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो आप हमेशा पूर्णांक पूर्ण संख्या में ही निकाल सकते हैं, पूर्ण संख्या में ही, ठीक है। यानी कि आप वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या फिर 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आप n के रूप में निकालेंगे, जहां n है आपका पूर्ण संख्या। क्लियर है ना? n क्या है आपका? पूर्ण संख्या। कभी भी आप आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, 3/2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, 4/5 यानी कि भिन्न के रूप में और दशमलव के रूप में आप कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो आवेश होता है किसी वस्तु के ऊपर, क्या किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश होता है वह प्लस माइनस NE के रूप में होता है। क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कि यह एक वस्तु है और यह उदासीन वस्तु है। हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया तो इसके ऊपर कितना आवेश आ जाएगा? Q बराबर 1E हो जाएगा। अगर हमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होता तो कितना आवेश आ जाता है इसके ऊपर? 2E, है ना। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, इसके ऊपर कितना धन मतलब आवेश आ जाता ना इसके ऊपर। और कैसा आवेश आ जाता? धन आवेश आ जाता। प्लस का 2E मतलब धनावेश आ जाता। अगर इस वस्तु में से हम 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते तो कितना आवेश इसके ऊपर आ जाता? तो प्लस का 3E आवेश आ जाता। E का मतलब समझ रहे हैं ना? 3 इंटू E का मतलब क्या हुआ? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसी प्रकार से अगर हम किसी वस्तु में से n इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसके ऊपर आवेश कितना आता? प्लस का NE आता था। किसी भी वस्तु पर आवेश धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी तो हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर आवेश होगा Q बराबर प्लस माइनस n इंटू E, जहाँ n क्या है आपका? n आपका होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। और इसको कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत ये कहता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होगा, चाहे वो ऋणावेश हो चाहे धनावेश हो, वह एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका n गुना होगा। n मतलब पूर्ण संख्या। एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज का मतलब जो सजातीय आवेश होते हैं, वह हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब क्या हुआ? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे अगर हमारे पास प्लस प्लस है ना, या माइनस माइनस है तो हम कहेंगे कि दोनों लाइक चार्ज हैं और लाइक चार्जेस क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है। और अनलाइक जो चार्ज होते हैं, यानी कि विजातीय चार्ज जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, यानी कि विजातीय चार्जेस जो होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। जैसे प्लस है और माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे की ओर खींचेंगे एक दूसरे को। तो बच्चों मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अभी अभी जो हमने बताया आपको समझ में आया होगा कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, मूल आवेश क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है ना, आवेश का संकेत, एसआई मात्रक, सब कुछ हमने बताया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आवेश का जो CGS मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है, ठीक है ना। कितना होता है? स्टेट कूलाम होता है CGS मात्रक, ठीक है ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमने कहा ना कि अगर हमारे पास कोई एक आवेश है तो यह आवेश अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बनाएगी जिसमें कि आप कोई अन्य एक आवेश लेकर के जाएंगे, है ना। आप कोई एक अन्य आवेश लेकर के जाएंगे, मान लीजिए Q0, तो यह जो अन्य आवेश है यह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह Q0 जो आवेश है, ये जो छोटा सा जो आवेश है Q0 मतलब जिसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, मैं आपको अभी यहाँ पर लिख देता हूँ परीक्षण आवेश। ठीक है, Q0 क्या आपका परीक्षण आवेश है, इंग्लिश में इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और ये जो बड़ा वाला आवेश है इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, मतलब कि स्रोत आवेश। क्या बोलेंगे? स्रोत आवेश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सोर्स चार्ज बोलते हैं, है ना, सोर्स चार्ज बोला जाता है। तो छोटा सा आवेश जिसके क्षेत्र में है वह आवेश स्रोत आवेश होगा, और जो छोटा सा आवेश होगा वो परीक्षण आवेश होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश अपने ऊपर एक बल का अनुभव करे, बस ये चीज़ है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश अपने ऊपर एक बल का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बच्चों, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अंतर होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि अगर एक विद्युत क्षेत्र में कोई छोटा सा आवेश आता है तो उसके ऊपर बल लगता है, ठीक है ना। तो बस बल से ही आप पकड़ेंगे कि अगर किसी आवेश पर, अगर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश है और उसके ऊपर 1 न्यूटन का बल लगे, यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम का आवेश रखा हुआ है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम का आवेश रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो बल लगेगा उसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर लिख दिया गया है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यह एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यह एक सदिश राशि है और इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र को हम लोग वेक्टर ई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। अब आप समझिए इस चीज़ को, हमने कहा कि यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है और इसके चारों तरफ एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में हमने क्या किया है कि एक Q0 आवेश को हमने रखा हुआ है जिस पर कि F बल लग रहा है, यानी कि Q0 आवेश पर कितना बल लग रहा है? F बल लग रहा है। तो एकांक आवेश पर, Q0 आवेश पर बल F लग रहा है, तो एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा? तो F बटे Q0 बल लगेगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई 5 पेन का जो मूल्य है वो 15 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? तो 15 बटे 5 आता है कि नहीं आता? ये 5 नीचे बिल्कुल आता है। तो Q0 आवेश पर F बल लग रहा है, तो एकांक कूलाम आवेश पर कितना बल लग रहा है? F बटे Q0 लग रहा है, और एकांक कूलाम आवेश पर जो बल लगता है उसी को हम कहते हैं E। तो E बराबर आ गया F बटे Q0, E बराबर आ गया F बटे Q0। और विद्युत क्षेत्र यानी कि E का जो मात्रक होगा वो F बट मतलब कि न्यूटन, Q यानी कि चार्ज यानी कि कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होगा, SI मात्रक जो होगा वो हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम। तो मुझे उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस वीडियो में आवेश के ऊपर बात किया और विद्युत क्षेत्र के ऊपर हमने बात किया है।
ठीक है। अगर आवेश और वैद्युत क्षेत्र को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिजिक्स का जो स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर होता है, जितने भी चैप्टर्स होते हैं स्थिर वैद्युतिकी का, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और न कि सिर्फ स्थिर वैद्युतिकी, बल्कि आप आगे चल करके वैद्युतिकी भी अगर आप पढ़ेंगे, विद्युत करंट वाला भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्लास 12th फिजिक्स का ये 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो बस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर आएंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।